दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस में आज पढ़ने वाले हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री शुरू हो चुकी है हमारी। तो हम देख रहे हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। कल हम इसके बारे में कुछ देखा था, परमाणु की परिभाषा देखी थी। परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, अणु से मिलकर परमाणु बनते, परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं, फिर ये अणु से मिलकर यौगिक बनते हैं। तो यौगिक देखे थे, और नाभिक वगैरह में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबको देखा था। धनायन, ऋणायन और मोल संकल्पना, यहाँ तक का हमने पढ़ लिया था। तो आज हमको पढ़ना है परमाणु मॉडल। क्या पढ़ने? आज हमको पढ़ने हैं परमाणु मॉडल। तो आज हम पढ़ते हैं परमाणु मॉडल। तो परमाणु मॉडल में कौन कौन से पढ़ने हैं जो मॉडल दिए गए हैं? कौन कौन? थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल और बोर-वरी का परमाणु मॉडल। बोर और वरी दो वैज्ञानिक थे, दोनों का अलग अलग किया था, लेकिन इन्होंने किया था, इनका दोनों का सेम हो गया था। अधिकतर इनकी समान चीज़ें थी। इन्होंने जो प्रयोग किया उनमें बहुत मिलता जुलता था, जिसका इसको एक ही बना दिया गया। इन सबको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इनको चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको देखते हैं, इनमें इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे परमाणु मॉडल। तो देखते हैं परमाणु में क्या, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था किस प्रकार की होती है। किस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। क्या किए गए? वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए गए। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की व्यवस्था जानने के लिए, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन उपस्थित है। जिसमें थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल और बोर-वरी का परमाणु मॉडल, ये पढ़ने हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, तो देखते हैं, एक एक करके पढ़ते चलते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था, इनका क्या था, इन्होंने एक प्रयोग किया, और उन्होंने बताया कि जो धन आवेशित होता है, क्या होता है, जो धन आवेश होता है वो क्या होता है, पूरे में फैला हुआ रहता है। पूरे किसमें? परमाणु में, कि जो नाभिक होता है उसमें पूरे परमाणु में क्या होता है, धनावेश फैला हुआ रहता है। और जो ऋण आवेश है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या बीच बीच में स्थित होते हैं। क्या होते हैं? बीच बीच में स्थित होते हैं। तो इसमें ये क्या है, ये जो दिख रहा है, ये धन वाला, ये क्या है, आवेशित क्षेत्र। कैसा? धनात्मक आवेश का, क्या धनात्मक आवेश, और ये माइनस है, ये क्या, इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये धनावेश। तो इन्होंने क्या संकल्पना दी? इन्होंने उस तरीके से बताया कि जैसे हम लोगों ने क्या, तरबूज देखा होगा। क्या तरबूज जानते हैं? गर्मियों में खाते हैं। तो इन्होंने तरबूज की तरह ही इसकी तरबूज की तरह ही इसकी व्याख्या की। तो इसमें क्या बताया? इसमें बताया कि जैसे तरबूज होता है ना, तरबूज में जो खाने वाला भाग होता है, जो लाल भाग होता है, क्या तरबूज का जो लाल खाने वाला भाग, क्या जो खाने वाला भाग होता है, कौन सा, जो खाने वाला भाग होता है, उसमें उसको जो खाने वाला भाग है वो उसको क्या बताया, उसको धनावेश बताया। जो उसको क्या बताया, धनात्मक आवेश बताया। कि उस प्रकार, जिस प्रकार लाल भाग पूरे तरबूज के अंदर फैला हुआ होता है, वो क्या है, धनात्मक आवेश होता है। क्या होता है? वो होता है धनात्मक आवेश होता है। जिसमें जो धनावेश होता है वो समान रूप से पूरे में क्या होता है, वितरित रहता है। क्या होता है? वितरित रहता है। और ये जो परमाणु होता है वो आवेशित कैसा होता है, वो गोलाकार का बना होता है। कैसा? गोलाकार। और जो परमाणु, जो उसमें क्या होते हैं, बीज होता है। क्या? जो बीज होता है, जो जिस प्रकार तरबूज में जो बीज धसे होते हैं बीच बीच में, क्या होता है, जिस प्रकार तरबूज के जो बीज धसे होते हैं बीच बीच में तरबूज के अंदर, उसी प्रकार इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसी प्रकार परमाणु में क्या होते हैं, उसी प्रकार से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धसे हुए होते हैं। जैसे ये बीच बीच में
बाकी में क्या है, ये धनावेश है, क्या पूरे में धनावेश है। तो इन्होंने ये चीज़ बताई कि जैसे क्या होता है तरबूज में जो लाल खाने वाला भाग होता है पूरे में फैला हुआ होता है, वैसे ही परमाणु में धनावेश पूरे परमाणु में फैला हुआ होता है। बीच बीच में जैसे बीज बीज होते हैं तरबूज के, उसी प्रकार क्या होते, उसी प्रकार क्या धसे होते, उसी प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। तो ये इनका क्या था, ये थॉमसन का परमाणु मॉडल था। तो थॉमसन ने ये चीज़ें बताई। तो ये थॉमसन का इतना परमाणु मॉडल था। अब इसको देखते हैं, भाषा में देखते हैं, इसकी इनकी देख लेते हैं, समझ में आया वो। तो ये है मॉडल, क्या जो किसका, थॉमसन का मॉडल है। यह मॉडल कब 1989 ईस्वी में, कब 1989 ईस्वी में किसके द्वारा, थॉमसन ने इसको प्रतिपादित किया। किसने किया, थॉमसन ने। कब किया, 1989 में। थॉमसन के अनुसार जो परमाणु होता है वो क्या होता है, आवेशित गोलाकार का बना होता है। जो परमाणु है वो कैसा बना, आवेशित गोलाकार, कैसा, धनात्मक आवेशित गोलाकार बना होता है। जिसमें क्या होते हैं, जिसमें धनावेश समान रूप से क्या होता है, वितरित रहता है। धनावेश जो लाल भाग खाने वाला होता है तरबूज का, उसी को क्या बताया, धनावेश बताया। तो उसी तरीके से क्या होता है, ये पूरे में फैला हुआ होता है। क्या होता है, पूरे में फैला हुआ समान रूप से। यह क्या बता रहे हैं, यह आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग के समान बिखरा रहता है। क्या बिखरा रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेश गोले में कैसे बीज, तरबूज के बीज के भांति क्या होते हैं, स्थित होते हैं, धसे हुए होते हैं। जैसे तरबूज में क्या होता है, बीज धसे हुए होते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु में बीच बीच में धसे हुए होते हैं। क्या होते हैं, बीच बीच में परमाणु बीच में धसे हुए होते हैं। ये इनका क्या, थॉमसन का परमाणु मॉडल है। ये किसका, ये थॉमसन का परमाणु मॉडल है। ये चीज़ थॉमसन ने बताई। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। किसका, अब देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड ने कब, 1911 ईस्वी में, कब 1911 ईस्वी में क्या किया, रदरफोर्ड ने परमाणु को आंतरिक अवस्था को, क्या आंतरिक अवस्था मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्थिति को देखने के लिए क्या किया, एक प्रयोग किया। क्या किया, प्रयोग किया, जिसे क्या कहते हैं, जिसे रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का प्रयोग प्रकीर्णन कहते हैं। इन्होंने किस पर किया था, इन्होंने सोने की, किस पे, सोने की पतली परत पे, या क्या कह सकते हैं, सोने की पन्नी, क्या सोने की पन्नी, सोने की पन्नी पर, किस पर, सोने की पन्नी पर इन्होंने प्रयोग किया। तो अब देखते हैं इन्होंने किस प्रकार से चित्र बना के समझते हैं। ये मान लीजिए क्या है, नाभिक, कि क्या है, नाभिक। तो इन्होंने क्या किया, कुछ क्या किए, ये गलत बन गया, ये गलत बन गया, यहाँ बना था, ये क्या, नाभिक। तो इन्होंने कुछ इस प्रकार से प्रकीर्णन डाला। क्या कि प्रकीर्णन डाला, तो इसमें क्या हुआ, तो इन्होंने क्या किया, कुछ इस प्रकार से, किस पर, सोने के अल्फा कणों, सोने की परत पर क्या किया, अल्फा कणों को, किसको, कौन से कणों को, अल्फा कणों को, किनको, अल्फा कणों को, अल्फा कणों को, अल्फा कणों का किस पर क्या किया, प्रकीर्णन किया। क्या किया, इस पर, इन पर प्रकीर्णन किया। तो क्या हुआ, क्या देखा कि इसमें क्या देखा कि कुछ कण यहाँ से क्या किया, प्रकीर्णन किया, तो कुछ कण तो कैसे सीधे आर पार निकल गए। क्या हो गए, कुछ कण कैसे सीधे आर पार निकल गए, इनमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। क्या हुआ, इसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ, जिससे इन्होंने क्या पता लगाया कि इसमें क्या होता है, जो परमाणु होता है उसका कुछ भाग कैसा होता है, खाली होता है। कुछ भाग क्या होता है, खाली होता है, या रिक्त क्षेत्र होता है। क्या होता है, कुछ भाग खाली होता है या रिक्त क्षेत्र होता है। इनमें क्या देखा कि कुछ ही, फिर क्या देखा, कुछ ही अल्फा कण जो क्या है अपने पथ से विचलित हुए। कुछ ऐसे जी चले गए, ये वाले कैसे ऐसे चले जाएंगे, तो कुछ ही कण क्या हुए, विचलित हुए। तो कुछ कण क्या हुए, विचलित हुए, जो ये हुए कुछ थोड़ा सा ही विचलित हुए, जिससे बहुत ही कम क्या हुए, जो और कैसे बहुत ही कम क्या हुए, कुछ ही क्या हुए, पीछे की ओर लौटे। क्या हुए, कुछ ही बहुत ही कम क्या हुए, पीछे की ओर लौटकर वापस आए। क्या हुए, पीछे की ओर बहुत ही कम लौटकर वापस आए।
इससे इन्होंने ज्ञात किया, इन्होंने क्या पता लगाया, इससे पता लगाया कि एक क्या होता है जो केंद्र में क्या होता है, एक भारी परमाणु केंद्र स्थित होता है। क्या जो एक होता है, एक भारी द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। क्या होता है, एक भारी द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। अब ये पता नहीं कि क्या होता है, कौन सा परमाणु स्थित होता है और क्या होता है, लेकिन एक क्या पता लगा इससे कि बीच में जो लौटे हैं उनसे क्या लगा कि जो केंद्र होता है उसमें क्या एक भारी द्रव्यमान वाला एक क्या परमाणु केंद्र में स्थित होता है। तो ये चीज़ इन्हें पता लगी। और इन्हें ये चीज़ एक भी चीज़ ये भी पता लगी कि क्या किया कि इनको इस प्रकार पता लगा कि जो नाभिक होता है, क्या होता है, जो नाभिक होता है उसकी त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से क्या हो 10⁵ गुना क्या होती, छोटी होती है, गुना छोटी। तो ये चीज़ इनको पता चली, तो इससे इनके अनुसार फिर क्या होगा, तो ये इन्होंने क्या सामान्य चीज़ें बताई। फिर इनको ये क्या पता चला, इसके मॉडल के अनुसार जो उन्होंने बताया, तो परमाणु के आधार पर तो क्या बताया कि जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग कैसा होता है, खाली होता है। अधिकांश भाग कैसा खाली होता है, लेकिन क्या होता है, परमाणु का जो केंद्र होता है वो कैसा धनात्मक, कैसा धनावेशित एवं कैसा सूक्ष्म होता है। क्या पता चल, धनावेशित एवं क्या सूक्ष्म होगा, क्यों सूक्ष्म होता है, क्योंकि अधिकतर क्या हुए सीधे चले गए, कुछ ही क्या हुए मुड़े और कुछ ही वापस लौटे। तो क्या वो पता चला कि केंद्र होता क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, केंद्र बहुत ही छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। तो एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पे, नाभिक में ही होता है। संपूर्ण द्रव्यमान संपूर्ण द्रव्यमान उन्होंने बताया कि संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पे, नाभिक में ही उपस्थित होता है। कहाँ पे होता है, नाभिक में ही उपस्थित होता है। और इसी के चारों ओर क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर, किसमें, वृत्ताकार पथ में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसी नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये चीज़ें निकली। और क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन और जो नाभिक है वो परस्पर कैसा, इसके परस्पर स्थित जो विद्युत आकर्षण बल होते हैं वो किससे, विद्युत आकर्षण बल से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसके, विद्युत आकर्षण बल से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत आकर्षण बल से ये बंधे होते हैं। इस प्रकार क्या होता है, जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में क्या अनवरत गतिशील करता रहता है। अब कैसे, जैसे इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अब ये किससे, विद्युत आकर्षण बल से जुड़ा। जब यहाँ से ये क्या करेगा, अपना ऊर्जा बिखेरेगा, तो इसमें क्या करेगी, ये यहाँ से टकराएगी तो ये क्या करेगी, वापस जाएगी, तो इसको क्या गति पैदा करेगी। इससे क्या ऊर्जा, इनकी गति कभी खत्म नहीं होती। ये यहाँ आएगा तो यहाँ इससे तो यहाँ जे आएगा यहाँ से, तो इस प्रकार से तो ये क्या चारों तरफ ऐसे राउंड से घूमते रहेंगे, फिर इसकी ऊर्जा खत्म नहीं होगी। इस प्रकार से ये घूमते रहते हैं। तो क्या होते हैं, अनवरत गतिशील रहते हुए परमाणु क्या करता है, इसको स्थायित्व प्रदान करते हैं। फिर किसको, परमाणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं। ये चीज़ इन्होंने बताई। किसने बताई, ये चीज़ बताई किसने, रदरफोर्ड ने। किसने बताई, रदरफोर्ड ने। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें क्या देखते हैं कि परमाणु को क्या बताया, स्थायी बताया। तो इसकी सबसे बड़ी इनकी जो गलती थी, तो इनकी जो दोष हुआ इसमें, परमाणु मॉडल क्यों दूसरा बनाना पड़ा, तो इनके में कुछ गलतियाँ होंगी। तो उनका जो दोष हुआ वो दोष क्या था, वो क्या था, यही स्थायित्व के बारे में था। क्या, स्थायित्व के बारे में इनका दोष था। तो इन्होंने क्या बताया, अब जब मानिए देखिए कि जैसे अब जब ये इलेक्ट्रॉन ने अपनी ऊर्जा बिखेरी, ठीक है, तो ये क्या इसको चक्कर लगाया, जब इसमें भी ऊर्जा पड़ेगी तो ये भी क्या एक स्थायी रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये भी जब ये घूमेगा तो ये भी क्या करेगा, ये भी घूमेगा, ये भी, इसमें भी क्या कुछ ना कुछ गति होगी। तो यही इनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि इन्होंने जो बताया था, सबसे बड़ी त्रुटि यही हो गई कि स्थायी कैसे होगा। कि जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी स्थायी में घूमते हैं, जो स्थायी में क्या, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या स्थायी हो जाना, तो स्थायी तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन का स्थायी होना क्या असंभव है, असंभव है। क्या है, क्योंकि स्थायी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो क्या करता है, अपनी ऊर्जा को क्या करता है, विकिरण करता है। क्या, ऊर्जा को बिखेरता है। क्या करता है, ऊर्जा को बिखेरता है। और जैसी ऊर्जा क्या अगर नाभिक से टकराएगी तो क्या होगा, नाभिक स्थित नहीं होगा। क्या होगा, नाभिक स्थित नहीं होगा। तो नाभिक में भी क्या कुछ गतिशील गति होगी, क्या होगी, गतिशील होगी। तो जबकि लेकिन हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, एक स्थायी होता है। जो परमाणु होता है वो क्या एक स्थायी होता है।
इसमें क्या गति आ गई, इसमें क्या गति आ गई। तो ये सबसे बड़ी समस्या हो गई। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसमें क्या ये स्पष्ट नहीं हुआ कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, ये स्पष्ट नहीं हुआ। इसलिए फिर किसका मॉडल आया, इसके बाद फिर इसमें बोर ने अपना परमाणु मॉडल बताया। किसने बताया, फिर बोर का परमाणु मॉडल आया। तो इसको देख लेते हैं पहले रदरफोर्ड के बारे में। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भाषा में देखते हैं। 1911 ईस्वी में, कब 1911 ईस्वी में लॉर्ड रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल की आंतरिक व्यवस्था का पता लगाने के लिए एक प्रयोग किया। क्या किया, एक प्रयोग किया जिसे रदरफोर्ड का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन प्रयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग कहा जाता है। प्रकीर्णन प्रयोग तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर, किस पर, सोने के पन्नी पर, किस पर, सोने की पन्नी पर टकराया गया। क्या किया, सोने की पन्नी पर टकराया गया। तो क्या देखा था कि अधिकांश अल्फा कण किससे, सोने की पन्नी से बिना विक्षेप हुए क्या हुए थे, आर पार निकल गए थे। क्या गए थे, बिना विक्षेप हुए निकल गए थे। जिससे यह ज्ञात हुआ था कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा, रिक्त होता है। क्या होता है, अधिकांश भाग कैसा, रिक्त होता है। केवल कुछ ही अल्फा कण, कैसे, कुछ ही अल्फा कण अपने पथ से विचलित हुए, जिनमें बहुत से कम पीछे की ओर लौटे। बहुत कम ही क्या होते, पीछे की ओर वापस लौटे थे। इससे ज्ञात हुआ था कि एक भारी द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। कहाँ पे होता है, एक भारी परमाणु, कहाँ, द्रव्यमान परमाणु कहाँ पे, एक भारी द्रव्यमान परमाणु के कहाँ पे, केंद्र में स्थित होता है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵5 गुना कैसी होती, छोटी होती, 10⁵5 गुना छोटी होती है। इनके अनुसार जो ये चीज़ बताई, तो इनके अनुसार क्या हुआ, इनके अनुसार जो इनका परमाणु मॉडल के अनुसार बताया कि परमाणु का क्या था, परमाणु का अधिकांश भाग कैसा, खाली है, लेकिन परमाणु का केंद्र कैसा, धनावेशित है। कैसा, धनावेशित एवं सूक्ष्म है। जो केंद्र है वो कैसा, धनावेशित है और कैसा, सूक्ष्म है, जिसे क्या, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ, नाभिक में ही रहता है। कहाँ पे, नाभिक में ही स्थित रहता है। किसका, संपूर्ण परमाणु का द्रव्यमान कहाँ पे, नाभिक में ही रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस रूप में, वृत्ताकार घूमता है। किस रूप में, वृत्ताकार घूमता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक परस्पर कैसे, स्थिर विद्युत आकर्षण बलों द्वारा क्या होते, बंधे होते हैं। किसके द्वारा, स्थिर विद्युत आकर्षण बलों के द्वारा क्या होते, बंधे होते हैं। इस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में क्या करते हैं, अनवरत गतिशील रहते हुए परमाणु को क्या, स्थायित्व प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, परमाणु को क्या करते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो परमाणु को क्या करते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं। अब इसमें दोष क्या थे, दोष देखते हैं, दोष, फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे बोर का परमाणु मॉडल। तो दोस्त, सबसे बड़ी त्रुटि परमाणु के स्थायित्व से संबंधित है। किससे, स्थायित्व से संबंधित। किसी भी पथ में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। क्या, संभव नहीं है, क्योंकि स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का क्या करेगा, विकिरण करेगा। क्या करेगा, अपनी ऊर्जा का विकिरण करेगा और क्या करेगा, नाभिक से टकराएगा। किससे टकराएगा, नाभिक से टकराएगा। यदि ऐसा होता है तो क्या होता, परमाणु कैसा, अस्थिर होगा। क्या, जब ऐसा होगा तो क्या, परमाणु कैसा, अस्थिर होगा। जबकि क्या, हम जानते हैं कि परमाणु कैसा, स्थायी होता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो परमाणु कैसा, स्थायी है। तो ये इसकी त्रुटि थी। तो अब देखते हैं बोर के परमाणु मॉडल ने क्या सुधार किया, उसको देखते हैं। अब देखते हैं बोर का परमाणु मॉडल। किसका, बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर ने किसकी जो रदरफोर्ड की जो मॉडल की जो त्रुटियां हैं, इनको दूर करने के लिए क्या किया, एक परमाणु मॉडल बनाया। क्या किया, परमाणु परीक्षण किया। जो किसमें, इसमें स्पेक्ट्रम को समझने के लिए क्या किया, जो नील्स बोर थे उन्होंने क्या किया, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से इन्होंने प्रयोग किया। तो इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि इसमें क्या होती हैं, इसमें क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं, इसमें कक्षाएं होती हैं। इसमें कितनी कक्षाएं होती हैं, इसमें ये होगी
एक, या इसको 1 2 3 4। तो इनको इन्होंने क्या, इन कक्षाओं को नाम दिया। इन कक्षाओं में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कक्षाओं को बताया। तो इसको कक्षा पहले बना लेते हैं, फिर देखते समझते हैं। इसको क्या नाम दिया, इसको यहाँ से इसको के नाम दिया, L M N, क्या नाम दिया, KLMN। इन कक्षाओं को नाम दिया। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको N, इसको M, इसको L, इसको K बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और ये क्या है, ये नाभिक है। ये नाभिक है, ये क्या है, नाभिक है। तो बोर थे, इन्होंने किसकी, जो रदरफोर्ड के मॉडल की जो त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या किया, परीक्षण किया। तो इन्होंने क्या होता है, इन्होंने क्या परीक्षण किया, तो इन्होंने जो परीक्षण में निष्कर्ष निकाले, तो क्या निष्कर्ष निकाले, तो इन्होंने निकाले कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक की क्या करता है, चारों ओर क्या करता है, निश्चित कक्षा में क्या करता है, एक निश्चित कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। क्या करता है, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। ये उन्होंने बताया। जिन कक्षाओं को क्या बोलते हैं, इन कक्षाओं को क्या बोलते हैं, इन कक्षाओं को बोलते हैं विविक्त कक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विविक्त कक्ष बोलते हैं। तो इन्होंने विविक्त कक्ष बताया। और इस क्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ह्रास नहीं होती। क्या होती है, इन्होंने बताया कि जो चक्कर लगाते हैं उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, ऊर्जा, क्या होती है, ऊर्जा ह्रास नहीं होती। क्या होती, ऊर्जा ह्रास नहीं होती। ये चीज़ इन्होंने बताया। और इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन की जो इन कक्षाओं का जो ऊर्जा स्तर है, इनको कहा गया है, इनको क्या कहा, इन कक्षाओं को क्या कहा, ऊर्जा स्तर कहा, ऊर्जा स्तर कहा। और इनको किन में बांटा है, KLMN कक्षा KLMNOPQ में क्या किया, बांटा। क्या किया, क्यू में बांटा। इन कक्षाओं में इनको बांटा, या इनको क्या 1 2 3 4 5 6 7 तक दे सकते हैं। तो इन कक्षाओं में क्या किया, इनको बांटा। तो इन्होंने कक्षाओं को इसमें बांटा और इनको दर्शाया। तो इस मॉडल के ने जो परमाणविक जो स्पेक्ट्रम से जो अशांतत्व को की भी जो सफल व्याख्या की, जो इसकी व्याख्या की, उसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर जाता है। क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ से, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर जाता है। तो जो बाहरी होता है इसमें सबसे क्या होती है, उच्च ऊर्जा होती है। क्या, उच्च ऊर्जा। सबसे अंदर वाले में क्या, सबसे निम्न ऊर्जा होती है। क्या, निम्न ऊर्जा होती है। तो जो इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, वो क्या करता है इस व्याख्या के अनुसार कि जो उच्च ऊर्जा से किस निम्न ऊर्जा स्तर की ओर जाता है। क्या करता है, निम्न ऊर्जा स्तर की ओर जाता है। तो इसमें बताया कि जो दोनों कक्षाएं होती हैं, क्या जब उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा के बीच में जाएगा, इससे इसमें जाएगा, तो जब ये दोनों कक्षाएं होंगी, क्या होंगी, जब ये दोनों कक्षाएं होंगी तो इनका जो कक्षाओं की जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा के अंतर के बराबर क्या, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। क्या, ऊर्जा के अंतर के बराबर क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। और विद्युत चुम्बकीय किरणें क्या होगी, निकलेंगी। क्या होगी, विद्युत चुम्बकीय किरणें निकलेंगी। ये चीज़ इन्होंने बताई कि जब ये क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कक्षा चेंज करता है, तो उसमें क्या होती है, उसकी अंतर के बराबर क्या ऊर्जा निकलती है। क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा से क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय किरणें निकलती हैं। और जब ऊर्जा का अवशोषण होता है तो उसी में इन किरणों का भी क्या अवशोषण हो जाता है। क्या होता है, इन किरणों का भी क्या होता है, अवशोषण हो जाता है। ये चीज़ इन्होंने बताई। किसने बताई, ये बताई बोरवरी ने बताई। किसने बताई, ये बताई, ये चीज़ बताई बोरवरी ने बताई। तो अब ये इसकी देख लेते हैं, इसकी भाषा। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कक्षाएं बताई। कक्षा अपनी एक कक्षा का वृत्ति कक्षा में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। क्या करता है, अपनी वृत्ति कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर करने तथा परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझने के लिए लील्स बोर ने मैक्स प्लांक की क्वांटम सिद्धांत की सहायता से परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। क्या किया, परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके क्या निष्कर्ष निकले। देखते हैं क्या निष्कर्ष निकले कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे निश्चित कक्षाओं में क्या करता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्या कहा, विविक्त कक्षा कहा या विविक्त कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, विविक्त कक्षा कहते हैं। इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास नहीं होता।
इलेक्ट्रॉन की इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा। इन कक्षाओं को क्या कहा? ऊर्जा स्तर कहा। इन कक्षाओं को अंग्रेजी अक्षर में या अंग्रेजी अक्षरों में KLM या संख्या में 1 2 3 में दर्शाया। किस रूप में? KLMNO तक दर्शाया या 1 2 3 4 5 6 7 तक दर्शाया। तो इस मॉडल ने क्या किया? इस मॉडल ने परमाणविक स्पेक्ट्रम का असंतत्व की भी सफल व्याख्या की। क्या की? परमाणु असंतत्व की भी क्या की? सफल व्याख्या की। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ निम्न ऊर्जा स्तर में जब जाता है तो क्या होता है? दोनों कक्षाओं की ऊर्जा का अंतर के बराबर क्या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या ऊर्जा इतनी निकलती है कि दोनों ऊर्जाओं के दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर क्या होता है? ऊर्जा निकलती है। और क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय किरणें भी क्या होती हैं? निकलती हैं। क्या निकलती? विद्युत चुम्बकीय किरणें भी निकलती हैं। और जब ऊर्जा का अवशोषण होता है तो क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय किरणों का भी क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। क्या होता है? अवशोषण हो जाता है। इस मॉडल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा विकिरण नहीं होता। क्या होता है? इसमें क्या ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। इसमें ये बताया, उसमें रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि ऊर्जा का विकिरण होता है, लेकिन इसमें क्या पता चला कि ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। तो ये सही। तो ये इनका बोर का परमाणु मॉडल। अब देखते हैं बोर बरी का परमाणु मॉडल। किसका? बोर और बरी का परमाणु मॉडल। दो वैज्ञानिक थे, बोर और बरी। तो बोरबरी ने क्या किया? जो बोरबरी क्या थे? 2 वैज्ञानिक थे। क्या थे? बोरबरी कितने? 2 वैज्ञानिक थे। कितने वैज्ञानिक थे? 2 वैज्ञानिक। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अलग अलग परीक्षण किया। क्या किया? अलग अलग इन्होंने परीक्षण किया। तो इनके जब परीक्षण देखे गए तो इनके परीक्षण में क्या सब काफ़ी समानताएं मिली। क्या मिली? काफ़ी समानताएं मिली। तो काफ़ी समानताएं मिली तो इनको क्या किया? दोनों को मिला के एक कर दिया, बोरबरी। क्या कर दिया? बोरबरी मॉडल कर दिया। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बोर जो बरी थे, जो बोर थे, उन्होंने पहले क्या बताया? पहले कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसमें? वृत्तीय कक्षा में करता है। तो इन्होंने फिर दोनों ने क्या पता लगाया कि ये किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इनमें भरे जाते हैं, जो बाहरी कक्षाओं में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या होता है? बाहरी कक्षाओं में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने बताई। क्या बताई? ये चीज़ इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से उपस्थित होते हैं कक्षाओं में, तो ये चीज़ उन्होंने बताई। तो इसमें ये क्या है? ये नाभिक है। ये क्या है? नाभिक है। तो इसमें जो पहली कक्षा है इसमें कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी में 6 नहीं 8। कितने? दूसरे में 8 और तीसरे में कितने? 18। कितने? अलग 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ इन्होंने बताई। तो इन्होंने क्या किया? देखते हैं कि इन्होंने कब इसको स्टार्ट किया। इन्होंने कब किया? 1921 में क्या किया? अलग अलग इन्होंने क्या किया? मॉडल प्रस्तुत किए। क्या किए? इन्होंने अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए। बोर और बरी ने अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए। इनकी क्या थी? अधिकतर समानताएं क्या थी? समानता थी। तो समानता थी तो इनको क्या एक साथ कर दिया। तो इन्होंने जो परमाणु की जो विभिन्न कक्षाओं में जो चक्कर लगाने वाले क्या है इलेक्ट्रॉन है, उनकी अधिकतम संख्या का पता लगाया। क्या किया? अधिकतम संख्या का पता लगाया। तो इसको किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है? इसको अधिकतम संख्या का पता लगाने के लिए इन्होंने सूत्र दिया 2n²। क्या? 2n², जहाँ n क्या है? कक्षा है। क्या है? कक्षा की संख्या है। n क्या है? कक्षा की संख्या है। तो जैसे तो पहली कक्षा में कितने? 2, कक्षा की संख्या 1 रखी तो स्क्वायर, तो इतने कितने? 2 भरेंगे। दूसरी में कितने? 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू तो कितने? 8। तीसरी में कितने? 2 इंटू कितना हो जाएगा? 3, 3 का स्क्वायर कितना? 6, 6 का कितना? 3 का स्क्वायर कितना? 9, 6 नहीं 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना कितना? 18। तो तीसरी में कितना? 18। चौथी में कितना? 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना? 16, 16 दूना 32। तो इस प्रकार से भरते हैं। तो इसमें क्या? पहली में 2, दूसरे में कितना? 8। कितने? दूसरे में 8, तीसरे में 18। कितने? तीसरे में 18 अणु। इस प्रकार से इन्होंने बताया कि इस प्रकार से इसमें अणु इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इन्होंने क्या बताया कि जो बाहरी कक्षा होती है, जो क्या होती है? जो बाहरी कक्षा होती है सबसे बाहरी, उसमें क्या अधिकतम कितने? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। वहीं क्या होगा यदि जो परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा से जो पहली कक्षा होती है उसमें क्या होते हैं? उसमें कितने?
कितने इलेक्ट्रॉन, अधिकतम कितने 18 रह सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जो बाह्यतम। अब यदि इसके क्या है, यदि इसके ऊपर एक और कक्षा होती, एक और कक्षा होती, तो इसमें कहाँ तक पहुँचे 18, तो इसमें क्या 32 होंगे। तो यदि ये इसमें क्या, ये सबसे बाहरी होती तो इसमें कितने 8 ही रहेंगे, तो इसमें कितने 18 से ज़्यादा नहीं है। यदि इससे ज़्यादा होती है तो इसमें क्या, फिर इससे ज़्यादा कितने हो जाएंगे, इससे और ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसमें क्या, इसमें भी अगर इसमें 8 रहेंगे तो इसमें 18, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये चीज़ इसमें बताई कि जो बाहर सबसे बाह्यतम कक्षा होती है उसमें कितने 8 रहते हैं, और क्या होता है, जो बाह्यतम की जो पहली कक्षा होती है उसमें कितने 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन कब तक इसमें अब दूसरी कक्षा का क्या कर सकते हैं, दूसरी कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकते या स्थान नहीं ले सकते जब तक क्या हो, पहली कक्षा पूरी तरीके से भर ना जाए। क्या हो, पूरी तरीके से भर नहीं जाती तब तक क्या होगा, दूसरी कक्षा में प्रवेश नहीं करेगा। ये चीज़ इसमें बताई है। इसमें किस प्रकार से, इसमें इन्होंने क्या इसमें बताया, क्या कक्षा होती हैं, कक्षाओं की क्या उपकक्षाएं होती हैं। क्या तो उपकक्षाएं होती हैं क्या, एस पी डी एफ, ये क्या होती हैं, उपकक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं, उपकक्षाएं होती हैं। तो इनमें कितने कितने भरे जाते हैं, ये सब चीज़ें बताएंगे इसमें। तो इन सब चीज़ों को समझते हैं आगे चल के, फिर देखते हैं किस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो सब चीज़ देखेंगे। तो इसमें देखते हैं, किसी तत्व के परमाणु की कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था बताने हेतु बोर और वरी ने कब 1921 ईस्वी में अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए। किसने की, बोर और वरी दोनों ने क्या किया, अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए। क्योंकि दोनों वैज्ञानिकों के प्रस्तावित मॉडल कैसे बहुत अधिक समानता थी। क्या थी, दोनों में क्या थी, बहुत अधिक समानता थी। अतः इसे बोर-वरी नियम कहा गया। क्या कहा गया, बोर-वरी नियम कहा गया। इसके अनुसार इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी, 2n² होती है। क्या होती है, 2n² है। ये क्या कहते हैं, 2n², जहाँ n क्या कक्षा की संख्या है। तो अधिकतम क्या होता है, कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 2n² होते हैं। तो n कहा, n क्या है, n है कक्षा की संख्या। तो परमाणु की जो सबसे बाह्यतम कक्षा होती है, क्या जो सबसे बाह्यतम कक्षा होती है उसमें क्या अधिकतम कितने 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। वहीं परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा से पहली वाली कक्षा होगी, क्या जो बाह्यतम से क्या बाहर, क्या बाहरी, तो इससे जो पहली वाली, जस्ट पहली वाली कक्षा में कितने अधिकतम कितने 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो कितने 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। परमाणु की कक्षा में, क्या परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते, क्या होते, तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहली वाली कक्षा पूर्णतः रूप से भर नहीं जाती। क्या पूर्णतः रूप से भर नहीं जाती, अर्थात कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। क्या होती हैं, कक्षाएं कैसी क्रमानुसार भरती हैं। अब कक्षा देखते हैं, उप कक्षा देखते हैं, फिर इनको समझते हैं। तो कक्षा कैसे कहते हैं, जिस वृत्ताकार पथ में क्या होता है, जिस वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं। किसमें, जिस वृत्ताकार पथ में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उसे क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उसे क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। तो ये क्या कक्षा है। इन्हें KLMNOPQ अक्षरों में क्या किया, सूचित किया जाता है। किन में, KLMNOP अक्षरों में क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है या बांटा गया है। क्या किया है, बांटा गया है। नाभिक के सबसे निकट वाली कक्षा क्या होती है, नाभिक के सबसे निकट वाली कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है। क्या होती है, जो नाभिक के निकट वाली कक्षा होगी उसकी ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम होगी। एवं बाह्यतम कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। क्या होती है, बाह्यतम कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो ये कक्षा है। उपकक्षा, उपकक्षा क्या कहते हैं, प्रत्येक कक्षा की में कई उपकक्षाएं भी होती हैं। क्या होती है, कई उपकक्षाएं भी होती हैं जिन्हें इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम संख्या निश्चित होती है। क्या होती है, जो उपकक्षाओं की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। इन्हें SPDF द्वारा क्या किया जाए, निरूपित किया जाता है। किसमें, SPDF में निरूपित किया जा रहा है। किसमें, SPDF में क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है या बांटा जाता है। देखते हैं इनको। तो ये क्या कक्षा, ये उपकक्षा, ये इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या अधिकतम क्या है, अधिकतम संख्या। तो इलेक्ट्रॉन भरने की क्या अधिकतम संख्या। तो के में कितने कितनी उपकक्षाएं होती हैं, केवल S उपकक्षा होती है। के की कितनी, केवल S उपकक्षा होती है। इसमें कितने 2 भरे जाते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन S में कितने 2 भरे जाते हैं।
कितने भरे जाते हैं? 2। दूसरी कक्षा क्या है? एल। तो एल में कितने होते हैं? एस और पी। कितने? एस। तो इसमें कितने अधिकतम कितने? 16 भरे जाते हैं। कितने? 16। कितने भरे जाते हैं? सॉरी 16 नहीं 6। कितने? 6। अधिकतम कितने? 6 भरे जाते हैं। कितने भरे जाते हैं? अधिकतम 6 भरे जाते हैं। एम की उपकक्षाएं कितनी? एस, पी और डी। एम की कितनी? 3 उपकक्षाएं हैं, एस, पी और डी। तो इसमें कितने? अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या इसमें? 10 होती है। क्या अधिकतम कितनी होती है? 10 होती है। किसमें? एस। ये इसमें क्या? इसमें ये देख लीजिए, ये एस में है अधिकतम संख्या, ये पी में है, ये डी में है, ये एफ में। तो किसमें? ये एस में अधिकतम संख्या कितनी? 2। पी में अधिकतम संख्या 6, डी में अधिकतम संख्या 10 और एफ में अधिकतम संख्या 14। तो एन में कितनी होती? एस, पी, डी, एफ। तो इसमें अधिकतम संख्या डी एफ में कितनी होती? 14 होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम कितनी होती? 14 होती है। अब इसको कैसे भरते हैं, इसको और समझ लेते हैं। इसको भरने के क्या को सिद्धांत को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑफ बाउ सिद्धांत। ऑफ बाउ सिद्धांत। इस प्रकार से इसको ऑफ बाउ सिद्धांत में भरते हैं। देखते हैं कैसे भरते हैं। एस का गोला बन रहा है एस 1, ठीक है। 2 में क्या? एस, ठीक है। 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। कितनी? 7 ही कक्षा होती ना, तो 7s हो गया, ठीक है। 7s हो गया। फिर s में कितने? 1 ही होता है, ठीक है। तो इसमें ये क्या है? कौन सी कक्षा है? ये है, ये कौन सी कक्षा है? ये है k। ये कौन सी? ये k। ये क्या? कौन सी? ये l। ये कौन? m। ये क्या? n। फिर यहाँ से m, m, फिर l, फिर k। इस प्रकार से ये कक्षा है। यहाँ पे कौन सी? यहाँ पे n ही आएगी। कौन सी? यहाँ पे n, n, m और l। कौन सी? m, n और l। इस प्रकार से ये कक्षा होती है। तो m s में k की कितनी? 1 s। l में कितने होते हैं? 2। कौन कौन सी होती है? s के कितने? s में, l में कितनी उपकक्षा होती? 2, s और p। कौन सी होती? p। तो यहाँ पे क्या? 2p। क्या? 2p हो गया। m में कितनी होती? p और क्या होता? d भी होता। तो 3p और 3d। क्या होगा? 3p और 3d। तो n में कौन कितनी होती? 4 होती। तो 4p, 4d और 4f। n में फिर कितनी? 4p, 4d, 4f। फिर यहाँ के 6p। m में कितनी होती? 2 p और d। तो 6d और यहाँ पे कौन सी होती? p। तो यहाँ 7p। इस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से क्या करता है? यहाँ से क्या होता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन, क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, यहाँ प्रवेश किया, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस प्रकार से ये इसकी संरचना होती है। क्या होती है? इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। अब ये सही से चित्र नहीं बना, इसलिए है, नहीं तो सही से चित्र आ जाता। तो इस प्रकार से ये भरे जाते हैं। के में 1, तो के में 1। अब ऐसे जोड़ लीजिए तो कितने भरे जाएंगे? के में कितने? एस होता है, 1 होता है, तो कितना? 2। इसमें कितना? एस का कितना? 2। और इसमें कितने? पी में कितने? 6। तो इस कितने हो गए? दूसरी कक्षा में कितने? 8 हो गए। इसमें एस में 2 प्लस 6 प्लस इसमें कितने भरे जाते हैं? पी में या डी में 10। तो ये कितने? 18 हो गए। यहाँ पर कितने? 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस कितना? एफ में कितने? 14। तो ये कितने हो गए? 20 और 12 32। इस प्रकार से ये भरे जाते हैं। फिर 32, फिर 18, फिर 8। इस प्रकार से ये भरे जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी की चीज़ें हम कल देख रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों।